मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और आज है मंगलवार का दिन। देखते हैं बाजार के लिए ये दिन कितना मंगलमय होता है, क्योंकि बाजार के फिलहाल के जो संकेत है वो तो अच्छे नजर आ रहे हैं। तो बाजार पे किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन संकेतों को कैसे समझे और खासकर ग्लोबल संकेतों को कैसे समझे, ये सब आपको इस आधे घंटे के शो में बताएंगे। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर और हाँ, कमोडिटी पे भी पूरी नज़र हमारी रहेगी। और खासकर आज तो कमोडिटी काफ़ी फोकस में और इसके लिए भी है क्योंकि चीन से जिस तरह से लेंडिंग रेट काटे गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि उसके चलते कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट जो है, खासकर मेटल्स जो है, वो काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाले हैं। साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस को कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं इस पे भी इस शो में फोकस करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जिस पे हम फोकस करेंगे और आपको पूरे दिन के लिए किस तरह की रणनीति बनानी है इस शो में वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स, यहाँ पे किस तरह के संकेत देखने मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इसके लिए हो जाता है क्योंकि कल हमको याद है कि जब हमारे मार्केट्स बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट थी, क्योंकि वो जो मूडीज़ ने मूड बिगाड़ा था उसके बाद ये लग रहा था कि यूएस के मार्केट्स में दबाव होगा। लेकिन आप देखिए कल की यूएस के मार्केट्स की जो रिकवरी है वो काबिल तारीफ रही है। तो क्यों ये रिकवरी आई, और साथ ही साथ आज जो सुबह चीन ने ऐलान किया है उसके बाद एशियन मार्केट्स भी दम भर रहे हैं। तो क्यों इस तरह की तेज़ी है, कैसे समझे इन सारे संकेतों को, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन के पास। अभिषेक, आज तो संकेत सब तरह से अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, भले वो यूएस के मार्केट्स के हो या फिर एशियन मार्केट्स के हो। विस्तार से बताइए किस तरह के संकेत हैं, इनको कैसे पढ़ा जाए। वरुण, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, संकेत अच्छे हैं और आप सही कह रहे हैं कि कल जब हम बाजार की क्लोजिंग कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे और कल शाम को जब अमेरिकी बाजार खुले तो शुरुआत गिरावट पर ही हुई थी। मूडीज ने रेटिंग डाउनग्रेड की थी अमेरिका की और इसको लेकर थोड़ी कॉशनसनेस थी, चिंताएं थी, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने बहुत ही कमाल का रिकवरी दिखाई है और ये ऑप्टिमिज्म जो बिल्ड हुआ था अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील को लेकर, वो चीज उस पर हावी हुई है। रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड को निवेशकों ने, ट्रेडर्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और दिन के निचले स्तर से अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो करीब 450 अंकों की सॉलिड रिकवरी हमने डाउ जोन्स में देखी और नैस्डैक की बात करें तो वहां पर जो रिकवरी रही 350 अंकों के आसपास की रही। तीनों के तीनों इंडेक्स हरे निशान में जाकर बंद हुए हैं और S&P 500 में लगातार छठे सत्र में कल हमने तेजी देखी है। जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनका रिबाउंड खास है। आज हमारे आईटी शेयरों की वो काम भी आएगा। अगर हम S&P 500 की बात करें तो अब अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से 3% दूर अब रह गया है। तो एक अच्छा सत्र अमेरिकी बाजारों में कहेंगे, तेजी वहां पर कंटिन्यू होती हुई दिखी है। चीन से डेवलपमेंट ये आई है कि वहां के सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो की लोन प्राइम रेट है उनमें कटौती की है। कटौती कितनी है? 0.1%, 10 बेसिस पॉइंट की। और एक साल का लोन प्राइम रेट 3.1% से घटकर हो गया है 3% और 5 साल का लोन प्राइम रेट 3.6% से घटकर हो गया है 3.5%। तो कटौती कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ चीन की जो सरकार है, जो यहाँ का सेंट्रल बैंक है, लगातार इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में PBOC ने, यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने दरों में 0.25% के आसपास की कटौती की थी और अब ये 7 महीने के बाद फिर से ये कटौती की है। देखते हैं कि वहां की इकोनॉमी पर क्या असर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, 0.1% ही है। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए, पुश देने के लिए ये थोड़ा नाकाफी है और ऐसा एनालिस्ट भी कह रहे हैं। बाकी अगर हम बाजारों की बात करें, एशिया में तो निक्केई में 4 दिनों की कमजोरी हो रही थी, उस पर ब्रेक लगी है। आज आपको तेजी दिखेगी। हांगकांग के बाजार 3 दिनों से हल्की हल्की गिरावट के शिकार हो रहे थे, आज वहां पर भी ब्रेक लगी है और करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है। चीन के बाजार, कोरिया के बाजार हल्की सी बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग में एक लिस्टिंग हुई है जिस पर दुनिया भर की नजर थी। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मेकर कंपनी जो है कॉन्टेम्पररी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, CATL, इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग पर 11-12% के आसपास का उछाल हम शेयर में देख रहे थे। इस कंपनी ने IPO के जरिए $4.6 बिलियन की रकम जुटाई थी, तो एक बड़ी लिस्टिंग थी, इस पर नजर थी। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने में हम देख रहे हैं कि सीमी दायरे कारोबार हो रहा है, थोड़ी सी सेफ हेवन डिमांड लौटी है। $3235 के आसपास के भाव हैं। क्रूड में हल्की तेजी आई है।
$65 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। और क्रूड में जो तेजी है या फिर लोअर लेवल से जो थोड़ी रिबाउंड आ रहा है, उसके पीछे खबर ये भी आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं, आशंका इस बात की है कि शायद वो डीरेल भी हो जाए। ईरान की स्टेट मीडिया ने वहां की उप विदेश मंत्री हैं माजिद तख्त रवांची, उनका बयान एक चलाया है जिसके हवाले से ये कहा गया है कि अगर ईरान पर यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी को रोकने का दबाव अगर बनता है अमेरिका की तरफ से, तो ये बातचीत फिर कहीं नहीं जाएगी। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज जरूर होगी। देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स निकल के आते हैं। अदरवाइज आप देखिए तो बाकी कोई बदलाव नहीं है लेवल्स में। डॉलर इंडेक्स 100.38 के आसपास की है। यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें, वो 4.5% के आसपास जाकर टिका हुआ है। थोड़ी सी नरमी ऊपरी स्तरों से आई है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो संकेत ठीक ठाक हैं। चीन वाली जो खबर है ये फंड फ्लोज के लिहाज से थोड़ी सी क्रूशियल हो सकती है। ज्यादा इंपैक्ट हालांकि नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में जो नैस्डैक में भी जो रिबाउंड आया है लोअर लेवल से, आज आईटी शेयर हो सकता है कि बाजार की मदद करते हुए दिखेंगे। ओके, शुक्रिया अभिषेक की पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा विस्तार से अभिषेक ने आपको बताया कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं, खासकर यूएस के मार्केट्स में नैस्डैक में जिस तरह की तेजी देखने मिली, तो उसके बाद आईटी काउंटर जो है वहां पे आप नजर रखिएगा। आज हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा रिबाउंड जो है आईटी काउंटर्स में देखने मिले। इसके अलावा चीन की जो खबर है वो भी आपको बताई गई। हालांकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल कमोडिटीज में देखने नहीं मिला है। तो देखते हैं चीन की इस खबर का इम्पैक्ट जो है वैसे एशियन मार्केट्स में देखने मिल रहा है, जहां पे एक अच्छा खासा रिबाउंड जो है वो देखा गया है। लेकिन हाँ, बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा कमोडिटीज़ पे इम्पैक्ट फिलहाल अब तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, संकेत जो है वो अच्छे हैं। और आप देखिए गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जा चुका है, ये अभिषेक ने बताया कि 100 के ऊपर जो है। हालांकि कल भी 99.9 के आसपास था, वहाँ से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। और ब्रेंट क्रूड जो है उसमें $1 के आसपास की तेज़ी है, 65 के ऊपर, 65.5 के ऊपर जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल हमने देखा था कि एक रेंज बाउंड या फिर सुस्ती थोड़ी बहुत हमारे मार्केट्स में देखने मिली थी। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो कल लाल निशान में क्लोजिंग देखने मिली। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कल गिरावट देखने मिली। हालांकि पीएसयू बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ तक एफआईआईएस डीआईएस की बात है तो आप देख सकते हैं कैश मार्केट में कल एफआईआईएस के तरफ से करीब 550 करोड़ 526 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो देखी गई। और 3 दिन की लगातार खरीदारी के बाद फिर से एक बार, छोटा आंकड़ा है, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, कोई डराने वाला आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 526 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईआईएस ने की है। जहाँ तक डीआईएस की बात करें तो एक दिन खरीद रहे हैं, एक दिन बेच रहे हैं, और वो मूड जो है वो अभी भी है। आप देखिए कल 238 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो डीआईएस ने की है। तो ये कल जो है वो एफआईआईएस और डीआईएस का रहा है एक्शन। जहाँ तक एफएनओ की बात करें तो लॉन्ग्स जो है वो एफआईआईएस के अभी भी 42.3% के आसपास है। और कल आप देखिएगा 207 फ्रेश लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए और कल 470 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जोड़े गए थे। तो नेट अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो थोड़े ज़्यादा जोड़े गए थे कल के मार्केट में। तो ये आप याद रखिएगा एफआईआईएस द्वारा। और इसके लिए हमने देखा कि थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से कल सेकेंड हाफ में खासकर हमारे मार्केट्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। बाकी आप देखिए फ्यूचर्स में किस तरह के एफआईआईएस ने, ऑप्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो 937 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 86 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 3714 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। और स्टॉक ऑप्शंस में कल एफआईआईएस द्वारा 2871 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है ये की गई है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है कल एफआईआईएस ने एफएनओ में पूरी तरह से की है। मैं कैश सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, एफएनओ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 5376 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो की गई थी। तो ये है एफआईआईएस का पूरा एक्शन कि कल किस तरह में देख मिला। और एफएनओ बैन में अगर आप देखेंगे तो 3 स्टॉक्स है, एक तो हिंदुस्तान कॉपर है, एक मन्नपुरम फाइनेंस है और एक टीटागढ़ रेल है। ये 3 स्टॉक्स जो है वो एफएनओ बैन में है। तो आज देखना होगा इन स्टॉक्स में किस तरह के ट्रेडिंग देखने मिलते हो। खासकर हिंदुस्तान कॉपर पे नजर रखिएगा, क्योंकि चीन की जो खबर आई है उसका कितना इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिलता है, खासकर एफएनओ बैन में होने के बाद, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से तो जो संकेत है वो तो फिलहाल अच्छे आ रहे हैं, 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के आ रहे हैं। लेकिन कल हमारे मार्केट जो है वो 25,000 के नीचे बंद हुआ था और आज गिफ्ट निफ्टी जो है 25,000 के ऊपर खुलने के पूरे तरह से संकेत दे रहा है।
तो आज के संकेत अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत ठीक ठाक है। ग्लोबली भले वो एशियन मार्केट्स हो, वहाँ पे भी आपको अच्छे संकेत देखने मिल रहे हैं। यूएस मार्केट जो है वहाँ पे भी आपको अच्छे संकेत जो है वही देखने मिल रहे थे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और राजेश भोसले जी ने एंजल वन के उनके कॉल्स जो है वो हमें भेजे हैं। तो आज निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी उन्होंने बताया है, और आज किन शेयरों में ट्रेड करना है ये भी उन्होंने बताया है। तो ये आपको बताते हैं। तो उनका जो फेवरेट स्टॉक है वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पे खरीदारी की सलाह जो है वो दे रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो लक्ष्य इन्होंने सुझाए हैं 1500 रुपये के आसपास के लक्ष्य जो है वो देखने मिलेंगे, यानी कि यहाँ से करीब 80 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है ऑलमोस्ट 78 अगर मैं प्रिसाइसली पकड़ूँ तो स्टॉक में देखने आपको मिल सकता है, और 1379 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। इनफैक्ट कल आपको याद होगा कि जितने भी रियल एस्टेट स्पेस के स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने मिली थी, और खासकर जो महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स है वहाँ पे खरीदारी देखने मिली थी, क्योंकि कल अनुराग ने आपको एक खबर भी बताई थी कि जो हाउसिंग पॉलिसी है जो काफ़ी महीने से लटक रही थी, काफ़ी समय से लटक रही थी, वहाँ पे अब अप्रूवल जो है आपको मई के एंड तक नज़र आ सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने मिली थी, और यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स में आज राजेश जी भी दे रहे हैं खरीदारी की सलाह। इसके अलावा गेल इंडिया, यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 199 के आसपास के लेवल जो है ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। 184 का आप रखिएगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो गेल और मैक्रोटेक डेवलपर्स ये दो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि अर्निंग सीजन है तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे दे रही है। तो कौन से नतीजे अच्छे रहे, कौन से खराब रहे, कौन से मिक्स रहे, या नतीजों से आपको कैसे संकेत लेना है, ये सब जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीज़न वैसे अब लास्ट लेग में आ चुका है। ज़्यादा निफ्टी कंपनियां तो है नहीं, इक्का दुक्का ही होगी, मिड कैप बहुत है, राइट? तो कैसे रहे नतीजे? गुड मॉर्निंग वरुण। तो ऑफ कोर्स देखिए मिड कैप में जो है सरप्राइजिंगली अच्छे अर्निंग्स आने लगे हैं। ऑफ कोर्स हम बताते हैं कि निफ्टी की तो अर्निंग्स ट्रैक करना ही होता है। यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स निफ्टी के आ रहे हैं, लेकिन सरप्राइजेस हमको मिड कैप स्मॉल कैप में इस अर्निंग सीजन में देखने मिले हैं। तो एक एक करके हम बताते हैं कि कहाँ पे क्या एक्शन हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है हेडलाइन निफ्टी अर्निंग्स को पहले हम लोग टच कर लेते हैं। बीएल की बात करें तो सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स और रेवेन्यू पैट मार्जिन सारे ही जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। ऑर्डर बुक में भी स्ट्रेंथ आई है, तो इसमें जो है स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। पावर ग्रिड के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन था। लार्जली एक रेगुलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको नंबर्स में नहीं देखने मिलता है, और ये जो है पिछले 3 से 4 क्वार्टर में हमने देखा है कि लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये समर सीजन है, और यहाँ पे जो डिमांड है ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी का वो हर मंथ जो है 12% ईयर ऑन ईयर टू 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी ज़रूर याद रखिएगा, खास करके Q1 FY26 के नंबर्स के लिए। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर्स जो है लार्जली मिक्स्ड है। अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी नंबर्स कमज़ोर देखने मिलेंगे, लेकिन याद रखिए जो गाइडेंस आया है उसमें जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है स्टॉक में। और ओवरऑल जो है अब तो मॉनसून भी कहेंगे कि थोड़े 4 या 5 दिन पहले आ रहे हैं, तो उस एंगल से भी जो आप एग्रो थीम को जो है ज़रूर देखिएगा एग्रो केमिकल स्पेस पे। एनएलसी इंडिया के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 4 गुना बढ़ गया है, इसमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी एक है, लेकिन ओवरऑल जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है एनएलसी इंडिया के नंबर्स को। करूर वैसा बैंक, यहाँ पे जो है ऑपरेशनल नंबर स्ट्रॉन्ग आई है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, और एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट भी किया गया अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो। इंटरेस्टिंगली पेट्रोनेट एलएनजी पर फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है ओवरऑल मार्जिन्स पे बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, लगभग 208 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियली, और नेट ऑपरेशनली नंबर्स जो हैं एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। आखिर में डीएलएफ की भी बात करेंगे। यहाँ पे जो ऑफ कोर्स उनके जो लॉन्चेस आने वाले हैं इस साल उस पर भी नज़र रहेगी, बट जो नंबर्स आए हैं खास करके जो कलेक्शन जो सेल्स में तब्दील हुए हैं उसमें एक अच्छी मोमेंटम आई है। रेवेन्यू 47% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिडा मार्जिन्स में भी जो है आप कह सकते हैं कि एक उछाल आया है। मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर आई है, कुछ एडजस्टमेंट्स हुए थे कॉस्टिंग को लेके, बट ओवरऑल नेट जो सेल्स नंबर्स देखें तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ आया, यानी कि कैश फ्लोज में ये रियलिटी स्टॉक्स जो है कन्वर्ट हुए हैं। आपके स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए, पूरा जो है मैंने आपको बना के दे दिया है एक छोटा सा स्नैपशॉट अर्निंग्स का, जहाँ पे बीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, डीएलएफ और रेडिंगटन इस लिस्ट में शामिल है, जहाँ पे अच्छे अर्निंग्स आए हैं। मिले जुले में
जो है पीआई इंडस्ट्रीज हैं, एनएलसी करूर वैसा बैंक, और आखिर में कमज़ोर में सिर्फ एक ही आया है जेके पेपर। तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे आज जो दिन अच्छे अर्निंग्स का है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, तो इस पे भी आप नज़र रखिएगा। ओके चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे दिए हैं। आपको पूरा का पूरा स्नैपशॉट जो है आपके सामने है, जहाँ पे अच्छे नतीजों में एनएलसी और करूर वैश्य बैंक है, कमज़ोर जेके पेपर है, और साथ ही साथ अच्छों में अगर आप देखें तो बीएलबी है, डीएलएफ है, रेडिंगटन है, और मिले जुले अगर आप देखें तो पावर ग्रिड, गुजरात गैस, न्यू इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जहां पे मिले जुले नतीजे देखने मिले। इनफैक्ट शायद मेरे ख्याल से पीआई इंडस्ट्रीज के नतीजे तो उतने खास नहीं थे, लेकिन गाइडेंस शायद इनका अच्छा है, डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं अब ये। जी बिल्कुल वरुण, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिकअप भी कर लिया, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी एग्रोकेमिकल स्टॉक जैसे कि रैलिस हुआ, खास यूपीएल भी, इनके डोमेस्टिक डिमांड को लेके अब लगता है वरुण की अगले 1 से 2 महीने में जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। और ये स्टॉक्स इसी समय चलते भी हैं जब हमारा मानसून सीजन स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजर पे भी हमने बात कल की थी। हाँ सही बात है, तो मानसून जब शुरू होता है तो इन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो हलचल देखने मिलती है। वैसे भी आजकल तो प्री मानसून चालू हो गया है, आई मीन हर जगह बरसात है। अब देखिए बाहर, देखिए मैं वॉक करके आ रहा था, पूरा ग्लूमी वेदर था। हाँ। तो मुझे लगने लगा कि अगले 1-2 हफ्ते में बारिश होने वाली है, तो उस पे भी जो है नजर रखेंगे। इनफैक्ट ये सिर्फ हाल मुंबई का नहीं है, बल्कि अगर आप बाकी जगह भी जाएंगे, क्योंकि मैं अभी एमपी जाके आया हूँ, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो शाम को आपको बरसात देखने मिलेगी, काफ़ी जगह पे देखने मिलेगी बरसात जो है। हालांकि वहाँ पे हल्की फुल्की बरसात हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं है, और मुंबई में भी हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन असली बरसात तो बेंगलुरु में हो रही है। बाप रे बाप, वहाँ आप देखिए किस तरह की हालत है। ये देखिए आपके सामने जो फुटेजेस आ रही है, किस तरह से हर जगह पानी भरा हुआ है। आई मीन इस तरह की बरसात जो है वो बेंगलुरु में हुई है, और भारत का टेक कैपिटल है, और अब देखिए क्या हाल है। डेफिनेटली तो हाल खराब है। आई मीन बरसात जो हुई है उसके बाद आप ये जो फुटेजेस है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह की हालत जो है वो बेंगलुरु में हुई है। काफ़ी घरों में जो है वो पानी भर चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसीबीज को यूज़ किया जा रहा है आई मीन रेस्क्यू के लिए। ये हम दृश्य अक्सर अगर आप देखेंगे शरद, तो वो पीक मानसून में देखते थे, अभी मई में दिख रहा है। अब मई में आपको इस तरह का दृश्य देखने मिल रहा है। तो आप क्लाइमेट चेंज कीजिए, कहिएगा इसको, या फिर कुछ भी कहिएगा, लेकिन जो दृश्य जो है वो एक्चुअली अच्छे नहीं है, और थोड़े बहुत डराने वाले ही है वैसे अगर आप देखेंगे तो। लेकिन चलिए मॉनसून से आगे बढ़ते हैं, और आप शरद वो बताइए कि कौन से स्टॉक्स आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। वैसे तो देखिए रिजल्ट सीजन है, तो जाहिर सी बात है फोकस में तो वो रहेंगे, लेकिन खबरें भी आई है कुछ। हाँ वरुण, लेकिन बहुत कम आए हैं, कुछ थीमेटिक आए हैं। तो लेकिन सबसे पहले अशोक लीलैंड पे बता देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे बोर्ड मीट होने वाली है मई 23 को, जहाँ पे वो बोनस इशू जो है कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा जो है एमएनसी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भारत जो है स्ट्रिक्टर रूल्स ला सकते हैं कंपनी जिनके फॉरेन ओनरशिप हैं। अब ऑफकोर्स एक निफ्टी एमएनसी इंडेक्स है, जहाँ पे आप देखेंगे जब भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वहाँ पे सारे कंपनीज हैं जहाँ पे फॉरेन ओनरशिप 50% या उसके ऊपर है। तो जैसे स्टॉक्स जैसे कि सीमेंस हुआ, एबीबी हुआ, कैस्ट्रॉल इंडिया हुआ, इन सारे स्टॉक्स पे जो है अब सेंटिमेंटली थोड़ी प्रेशर ज़रूर आ सकती है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। और आखिर में मेटल स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। चाइना ने आज सुबह जो है बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स को जो है कम किया है पहली बार 7 महीने में, और सेंट्रल बैंक ने लगभग 1 साल का लोन प्राइम रेट 100 बेसिस पॉइंट से गिरा के 3% किया, और 5 साल वाला का भी जो है 100 बेसिस पॉइंट से गिरा के 3.6 से 3.5% किया। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा मेटल के लिए। और ऑफकोर्स अगर मेटल की बात भी करें तो आज जो है हिंडाल्को के नतीजे भी आएंगे, बट नेट नोवेलिस का जो अर्निंग्स है ऑलरेडी आ चुका है, तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स पता है। तो यहीं पे पूरी जो है गाथा है आज के लिए। अगर स्टॉक्स इन न्यूज़ की बात करें, उतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं दिखाया आज। ओके चलिए, तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपको बता दिए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मेटल स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा। जो चाइना ने यहाँ पे अपने जो रेट्स काटे हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और साथ ही साथ एमएनसी स्टॉक्स यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। देखते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे खबरों का देखने मिलता है। और सबसे सरप्राइजिंग तो शरद मुझे अशोक लेलैंड लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि बोनस शेयर की क्या ज़रूरत यहाँ पर देखने मिली। लेकिन हाँ, लेट्स सी, अगर 241 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बोनस शेयर आता है, तो उसके बाद कितना ये स्टॉक ट्रेड करता है। फिर चलिए, जैसे कि शरद ने भी हमें आखिर में बताया कि मेटल स्टॉक्स यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि चीन के तरफ से जो रेट्स काटे गए हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। तो एक काम करते हैं, कमोडिटीज़ पे फोकस कर लेते हैं कि कमोडिटीज़ में किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। हमारे साथ भूपेश शर्मा जी जो है वो जुड़ रहे हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट है। भूपेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ET Now स्वदेश पे। सर बताइए सर, क्या करना चाहिए खासकर कॉपर, क्रूड
गोल्ड, और मैं तो इंटरेस्टिंगली आज सबसे ज़्यादा जानना चाहूँगा कि जो मेटल्स है यानी कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन पे आपकी क्या रणनीति होगी गिवन द फैक्ट कि चाइना ने ये जो अनाउंस किया है रेट कट्स का, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा सर? जी नमस्कार वरुण जी। अगर बात करें बाजारों की, तो कल से ही बीते कल से कॉपर के बाजार में एक चार्ट पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि कॉपर में कहीं 52 के आसपास मिलता है आज ट्रेडिंग सेशन में, तो कॉपर में एंट्री करनी चाहिए। 849 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 858 और 861 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार एक दायरे में रहने की संभावना रहेगी। कल बाजार में एक अच्छा गैप अप हुआ था और बाजार पूरे दिन सुबह के जो हाई बने थे, बाजार उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। मुझे लगता है कि बाजारों में जो रेंज बनी हुई है 93,900 से लेके 92,900 800 तक की, वो रेंज बरकरार रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में एक दायरे का ट्रेड रहने की संभावना है। बाजार नीचे के या ऊपर के लेवल पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेता है तभी ट्रेड करने में ज्यादा सही रहेगा। वहीं क्रूड की बात करें तो क्रूड में कल शाम के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी और अभी भी बाजार एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के बाजार में कहीं ना कहीं एक बिकवाली का ट्रेड बनता है। 5,300 के नीचे जाने पर क्रूड ऑयल में बिकवाली करनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 5,350 के ऊपर का रखना चाहिए। नीचे में लक्ष्य 5,260 5,210 के संभावित रहेंगे। जी सर। चलिए, तो ये राय आती हुई कच्चे तेल पे और साथ ही साथ गोल्ड पे भी और खासकर कॉपर पे भी अगर आप देखेंगे तो 857 और 861 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 849 का जो है वो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो गोल्ड, खासकर क्रूड और साथ ही साथ कॉपर पे आपको रणनीति बता दी गई है। सर, बाकी कमोडिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो खासकर नेचुरल गैस पे आपकी क्या राय होगी, क्योंकि गिवन द फैक्ट अब इस तरह का माहौल जो बन रहा है उसके बाद नेचुरल गैस में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 6-6.5% के आसपास की गिरावट कल देखने मिली थी इस काउंटर इसमें। जी सर, अगर नेचुरल गैस के थोड़े फंडामेंटल्स की बात करें तो नेचुरल गैस में जो अमेरिका का जो वेदर है उसमें कहीं ना कहीं जैसे जैसे सर्दी कम होती है वैसे वैसे सेशनल ट्रेड यहाँ पर लागू हो जाता है। तो नेचुरल गैस का अगर टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स में लगातार इसका ट्रेंड कमजोर बना हुआ है, मोमेंटम भी कमजोर बना हुआ है। कल बाजार में एक गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद बाजारों में लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा शाम के सत्र तक। तो मुझे लगता है कि कहीं भी बाजारों में पुल बैक मिलता है तो बाजारों में इसमें सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। 275-276 के आसपास कहीं दाम मिलते हैं तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड के फैक्टर पर बहुत ज्यादा सही रहेंगे बिकवाली के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 282 के ऊपर का रखे। नीचे में एक बार पुनः 269 और 262 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अदर बेस मेटल्स की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चाइना का डेटा आज आया है उस हिसाब से जिंक में कहीं ना कहीं एक दोबारा से रैली होने की संभावना रहेगी। मुझे लगता है कि अगर नीचे में 255 के आसपास मिलता है तो भी लेना चाहिए और 258 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो भी लेना चाहिए। अपसाइड में 261-263 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे विस्तार से हमें बताने के लिए कि आज किस तरह का ट्रेड देखने मिल सकता है। तो खासकर मेटल काउंटर्स या फिर जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि चाइना का जो डेटा आया है उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे आपको खासकर देखने मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा अपसाइड जो है वो अभी तक देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है वो यहाँ पे जिंक और कॉपर में देखने मिल रहा है। आपको लेवल्स जो है वो कॉपर के भी बता दिए गए थे, 859 के आसपास के लेवल जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर में जो है वो फिलहाल खरीदारी की सलाह है और साथ ही साथ गोल्ड और क्रूड पे भी आपको जो राय है वो बखूबी दे दी गई है। चलिए, तो ये तो है पूरा एक्शन जहाँ पे आपको नजर रखनी है, लेकिन हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो आज मार्केट का एक्शन है, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो 25,000 के नीचे हमारी क्लोजिंग जो है वो हुई है। हालांकि करेक्ट कंसोलिडेशन था, मिड कैप स्मॉल कैप में फिर भी खरीदारी देखने मिल रही थी। और जाहिर सी बात है नतीजों का सीज़न है तो काफ़ी सारे नतीजे आए हैं। हालांकि बहुत
खबरें नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी सारे काउंटर्स पे आपको आज देखने मिल सकता है। तो आज के लिए आपकी